मैं राजेश। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ के बारे में। हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन बात करते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बात करनी है कि बंद विद्युत परिपथ किसे कहा जाता है, परिपथ के अंदर शाखा किसको बोलेंगे और परिपथ के अंदर संधि या फिर नोड किसे कहा जाता है। फिर इनके बाद में अपन को स्टार्ट करना है किरचॉफ के नियमों के बारे में। किरचॉफ का पहला नियम किरचॉफ का धारा नियम, और किरचॉफ का दूसरे नियम की बात करेंगे तो किरचॉफ का वोल्टता नियम। इनके बारे में अपन को डिस्कस करना है। बात करें अगर बंद विद्युत परिपथ की तो स्टार्ट करते हैं। बंद विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ की अगर बात करें तो वो परिपथ जिसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा विद्युत उपकरण उपस्थित हो, वो परिपथ जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा विद्युत उपकरण उपस्थित हो, उस परिपथ को बंद विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत उपकरण की अगर बात करें तो विद्युत उपकरण जैसे हो गया आपका कोई भी रेजिस्टेंस है, या फिर कोई बैटरी है, या फिर सेल है, या फिर अगर बात करें जैसे आपका कोई भी सीरीज में कनेक्टेड बल्ब वगैरह है। अगर बात करें बंद विद्युत परिपथ की तो इसमें दो या दो से अधिक विद्युत उपकरण जैसे सेल या फिर प्रतिरोध, उपस्थित होते हैं। बंद विद्युत परिपथ के अंदर दो या फिर दो से ज्यादा विद्युत उपकरण उपस्थित होते हैं। जैसे बोल दिया अपन ने सेल या फिर प्रतिरोध उपस्थित हो, उसको बंद विद्युत परिपथ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये है आपका एग्जाम्पल, एक नेटवर्क लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि इस नेटवर्क में एक तो हो गया आपका ये सेल जिसका विद्युत वाहक बल EMF E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1। फिर इसके बाद में यहाँ पर दूसरा सेल, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया अपन ने एक बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस नेटवर्क के अंदर अगर देखें अपन तो मान के चल रहे हैं कि सेल E1 से प्रवाहित धारा कितनी है, I1 है। सेल E2 से प्रवाहित धारा कितनी है, I2 है। बात करनी है अपन को बंद विद्युत परिपथ की, तो बंद विद्युत परिपथ किसको बोलना है, जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा विद्युत उपकरण उपस्थित होंगे, उसको बंद विद्युत परिपथ कहा जाता है। अगर ऊपर वाले परिपथ की बात करें तो ऊपर वाले परिपथ में 1 2 3 4 उपकरण उपस्थित है। तो ऊपर वाले एक परिपथ को क्या बोलेंगे अपन, इस ऊपर वाले परिपथ को यहाँ से लेके यहाँ तक एक बंद विद्युत परिपथ कहा जाता है। बंद विद्युत परिपथ को ही लूप भी बोलेंगे, बंद विद्युत परिपथ को लूप भी कहा जाता है। फिर बाद में दूसरा बच गया आपका एक और बंद विद्युत परिपथ, तो नीचे जो है आपका इसके अंदर एक उपकरण, दो और ये 3, तो इस नीचे वाले को भी अपन दूसरा बंद विद्युत परिपथ बोल सकते हैं। इस नेटवर्क के अंदर दो बंद विद्युत परिपथ उपस्थित है। फिर इसके बाद में अगर इस नेटवर्क में बात करें अपन की शाखा किसको बोलेंगे, इस नेटवर्क में अगर बात करें अपन कि शाखा कौन सी है या फिर शाखा किसे कहा जाता है, तो शाखा के लिए क्या बोलना अपन को, किसी भी नेटवर्क में या फिर किसी भी परिपथ में वह भाग, किसी भी परिपथ में वो भाग या फिर किसी भी परिपथ का वो भाग जिसमें विद्युत धारा का मान
नियत हो। किसी भी बंद विद्युत परिपथ का वो भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो, उस भाग को शाखा कहा जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन विद्युत परिपथ में या फिर विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो। शाखा किसको बोलेंगे अपन कि किसी भी परिपथ का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो, उस भाग को शाखा कहा जाता है। जैसे अगर इसी परिपथ की बात करें अपन, तो इसी परिपथ में एक पार्ट हो गया ये वाला आपका, ये वाला पार्ट। इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में विद्युत धारा कितनी है, I1 है, तो इस पार्ट को अपन शाखा बोल सकते हैं। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो एक आपका पार्ट ये वाला है, इस पूरे पार्ट के अंदर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आपकी विद्युत धारा है I2, तो इसको भी शाखा बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत धारा का मान नियत है, तो इसको भी शाखा बोलेंगे। ऐसे ये एक शाखा, ये अलग शाखा, ये अलग और ये अलग। बंद परिपथ का वो भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो, उस भाग को शाखा कहा जाता है। फिर इसके बाद में परिपथ से रिलेटेड एक और डेफिनेशन अगर बोले अपन, तो ये है आपका संधि, जिसको बोल रहे हैं अपन जंक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं अपन नोड। संधि का मतलब क्या होगा? संधि का मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर 2, 3 या फिर 3 से ज्यादा कोई शाखाएं मिलती है, उसको संधि कहा जाता है। तो संधि की अगर बात करें, नेटवर्क में संधि की अगर बात करें, तो परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है। विद्युत परिपथ के अंदर वो बिंदु जिसके ऊपर 3 या फिर 3 से अधिक शाखाएं मिलेगी, उस बिंदु को संधि कहा जाता है। अगर बात करें इस सर्किट के अंदर, तो ये पॉइंट जैसे मान के चलें कि ये एक पॉइंट है, ये एक शाखा ये है आपका, दूसरा शाखा ये है और तीसरा शाखा ये है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को संधि बोलेंगे। अगर बात करें अपन जैसे कि ये आपका एक पॉइंट है, इसमें एक शाखा ये, दूसरा शाखा ये, तीसरा शाखा ये, तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे अपन? इस बिंदु को भी संधि कहा जाता है। तो अभी अपन ने बोला कि बंद विद्युत परिपथ किसको बोलेंगे? बंद विद्युत परिपथ के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा विद्युत उपकरण उपस्थित होते हैं, उसको बंद विद्युत परिपथ, और बंद विद्युत परिपथ का वो भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो, उस भाग को शाखा कहा जाता है। और जिस बिंदु के ऊपर 3 या फिर 3 से ज्यादा शाखाएं मिलती है, उस बिंदु को नोड या फिर जंक्शन या फिर संधि कहा जाता है। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन ये छोटी छोटी डेफिनेशंस। फिर बाद में बात करते हैं अपन किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ के नियम की अगर बात करें, तो किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ के पहले नियम की अगर बात करें, तो किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसी को कहा जाता है किरचॉफ, इसी को किरचॉफ का धारा नियम, या फिर इसी को बोलेंगे अपन किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को ही किरचॉफ का धारा नियम या फिर किरचॉफ का संधि नियम कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन, इसको शॉर्ट में अगर बोले तो केसीएल भी कहा जाता है। केसीएल का मतलब, के का मतलब किरचॉफ, सी का मतलब करंट, एल का मतलब लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। बात करें अगर किरचॉफ के प्रथम नियम की,
तो इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के पहले नियम की अगर बात करें तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं के बीजगणितीय योग की अगर बात करें तो इस बीजगणितीय योग में प्लस और माइनस साइन दोनों एक साथ डिनोट करेंगे। प्लस और माइनस साइन को डिनोट करना है। यहाँ से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो समेशन आई का मतलब बीजगणितीय योग और धाराओं का बीजगणितीय योग इज इक्वल टू कितना है 0, तो समेशन आई इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल लेके चले अपन, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल में अगर बात करें तो ये मान लिया एक क्या है आपका संधि, ये है आपका एक संधि। इस संधि के ऊपर एक करंट जो है वो आपका इधर से आ रहा है जिसको बोल रहे हैं अपन I1, एक करंट जो है वो आ रहा है आपका इस साइड से जिसको बोल रहे हैं अपन I2, एक करंट आ रहा है आपका इस साइड से जिसको बोल रहे हैं I3, एक करंट जो है वो आपका बाहर निकल रहा है I4 और एक करंट मान दिया कि बाहर निकल रहा है आपका I5। यहाँ पे अपन ने बोला कि बीजगणितीय योग में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिनोट करना है, तो कौन सी धाराओं को पॉजिटिव में लिखेंगे और कौन सी धाराओं को नेगेटिव में लिखेंगे, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखना आप लोग नोट डाल के लिख रहा हूँ यहाँ पे। संधि के ऊपर आने वाली धाराओं को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। संधि के ऊपर आने वाली धाराओं को, इनकमिंग करंट इनको डिनोट करेंगे पॉजिटिव से। संधि के ऊपर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव से डिनोट करना है और संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को नेगेटिव से डिनोट करना है। आउटगोइंग करंट जो है उसको नेगेटिव से डिनोट करना है। अब एक बार चेक करते हैं कि संधि के ऊपर कौन कौन सी धाराएं अंदर आ रही है और कौन कौन सी धाराएं बाहर निकल रही है। तो यहाँ से अगर लिखें कि I1, I2, I3, I1 जो है अंदर आ रहा है, I2 भी अंदर है और I3 भी अगर अंदर है, इनकमिंग करंट्स है, तो इनको किससे डिनोट करेंगे, अपन पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। बात करें I4 और I5 की, तो I4 और I5 जो है वो संधि से बाहर निकल रहे हैं, तो इन आउटगोइंग करंट को डिनोट करना है नेगेटिव साइन से। किरचॉफ के पहले नियम के अकॉर्डिंग अपन ने बोला कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। अब यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन अगर लिखें तो इस संधि के ऊपर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है और धाराओं का बीजगणितीय योग तो सभी धाराओं को एक साथ लिखेंगे। तो ये है आपका I1 जो कि पॉजिटिव में, ये है आपका I2 जो कि पॉजिटिव में, फिर बाद में ये आपका I3 ये भी पॉजिटिव में, I4 ये नेगेटिव में और I5 जो है ये भी नेगेटिव में, और इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ के पहले नियम के अकॉर्डिंग अपन ने एक इक्वेशन बना लिया, जैसे ये हो गया आपका कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 हो गया। अगर अपन बात करें कि I4 और I5 को इस साइड में लेके जाएं, I4 और I5 को अगर इस साइड में लेके जाएं तो ये बनेगा आपका I1 बच गया प्लस I2 प्लस I3, ये तो एक साइड बच गए, बाकी बच गया I4 और I5। अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में I4 प्लस में I5। I1, I2, I3 अगर इन करंट की बात करें तो ये करंट इनकमिंग करंट है। ये करंट क्या है, संधि के अंदर की ओर आ रहे हैं, आने वाले करंट मतलब इनकमिंग करंट।
इनकमिंग करंट है। और अगर I4 I5 की बात करें तो I4 और I5 क्या है, आउटगोइंग करंट। तो ये बोल दिया अपन ने आउटगोइंग करंट। इन सभी का सम है तो ये हो गया आपका सम ऑफ इनकमिंग करंट और ये हो गया आपका सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहां से अगर बात करें वापस कि इसकी दूसरा अगर कथन लिखें, पहला कथन तो लिखा अपन ने कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे कथन की बात करें तो यहां से देख के बोलेंगे अपन कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग बाहर निकलने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब किरचॉफ का पहला नियम या फिर इसी को बोलते हैं धारा नियम या फिर किरचॉफ का संधि नियम, इसके अंदर या तो ये कथन लिखो या फिर ये कथन लिखो, बात एक ही है। इस कथन में बोला संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और इस कथन के अकॉर्डिंग बोला हमने कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जितनी धारा किसी संधि पर आएगी उतनी ही धारा उससे बाहर निकलेगी। फिर अगर बात करें कि किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर धारा नियम किस काम आता है, किसके काम आता है, तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन किरचॉफ का धारा नियम या फिर संधि नियम अननोन या फिर अज्ञात धारा ज्ञात करने के काम आता है। अज्ञात धारा को ज्ञात करने के लिए केसीएल लॉ को अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद में एक और बात आप लोग ध्यान रखना कि किरचॉफ का पहला नियम केसीएल किसको फॉलो करता है, तो यह है आवेश केसीएल आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। इसको ध्यान में रखना। एक नंबर में पूछता है आपको कि किरचॉफ का पहला नियम किस नियम की पालना करता है। किरचॉफ के पहले नियम के ऊपर एक एग्जाम्पल अगर लेके चलें तो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल में बोलेंगे अपन कि चित्र के अंदर x, y और i का मान ज्ञात करना है। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये है आपका एक डायग्राम जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये है आपका करंट 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट आपका है 1.5 एम्पियर। फिर इसके बाद में यहाँ पे करंट बोल रहे हैं कि ये है आपका x एम्पियर, यहाँ से करंट बोल रहे हैं अपन कि ये इधर से निकल गया आपका 1 एम्पियर। फिर इसके बाद में करंट है आपका इस साइड में y एम्पियर और फिर बाद में यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये है आपका 0.25 एम्पियर और इस साइड में है आपका i एम्पियर। इस एग्जाम्पल के अंदर अपन को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक y का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है और एक अपन को i का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को मान के चल रहे हैं कि पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट क्या है आपका C है। इस सर्किट में या फिर इस डायग्राम में करंट x, y और करंट I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो किरचॉफ के पहले नियम के अकॉर्डिंग, पहले नियम में अपने बात की थी संधि की, तो पहले चेक करो आप लोग कि इसके अंदर टोटल संधि कितना है। संधि की अगर बात करें तो संधि क्या होता है आपका, वो पॉइंट जिसपे 3 या 3 से ज़्यादा शाखाएं मिलती है उस पॉइंट को संधि कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो एक करंट ये है, एक शाखा ये है, एक करंट की शाखा ये है, तो इसको एक संधि बोल सकते हैं।
पॉइंट बी की बात करें तो एक ये, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, संधि बोल सकते हैं। और पॉइंट सी को भी क्या बोल सकते हैं अपन, संधि बोल सकते हैं। अब केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग संधि के ऊपर अपन केसीएल लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन बिंदु ए पर या फिर संधि ए पर केसीएल नियम से, और केसीएल का नियम क्या होता है, केसीएल का नियम होता है समेशन आई इज इक्वल टू 0, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पॉइंट ए के ऊपर आने वाली धारा कौन सी है और बाहर निकलने वाली धारा कौन सी है। जो करंट आएगा उस करंट को पॉजिटिव में लिखना और जो करंट बाहर निकलेगा उसको नेगेटिव में। तो यहाँ से लिख रहे हैं कि 3 एम्पियर अंदर आ रहा है तो ये आपका 3, फिर इसके बाद में 1.5 बाहर निकल रहा है तो -1.5, और फिर बाद में यहाँ से x बाहर निकल रहा है तो -x और इक्वल टू कितना 0। इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर मिल रहा है आपको x 1.5 माइनस x इक्वल टू 0, और x का वैल्यू मिल गया आपको 1.5 एम्पियर। यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने कि x का वैल्यू कितना है, 1.5 एम्पियर है। फिर इसके बाद में दूसरी संधि की अगर बात करें पॉइंट बी पर, तो संधि बी पर केसीएल नियम से, पॉइंट बी के ऊपर भी केसीएल नियम अगर अप्लाई करेंगे तो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय, आने वाली धाराओं का योग बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर, या फिर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पॉइंट बी के ऊपर करंट x जो है वो अंदर आ रहा है तो इसको लिखेंगे प्लस में। पॉइंट बी से 1 एम्पियर बाहर निकल रहा है तो इसको लिखेंगे -1, और y करंट जो है वो बाहर निकल रहा है तो इसको -y और इक्वल टू कितना 0। x का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया तो ये है आपका 1.5 -1 और ये -y इक्वल टू 0। कैलकुलेट करने पे उनको मिला 0.5 -y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, y का वैल्यू 0.5 एम्पियर। फिर इसके बाद में करंट I का वैल्यू कैलकुलेट अगर करना है तो करंट I के लिए संधि C की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन संधि C पर, और C के ऊपर भी केसीएल नियम के अनुसार, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार ये करंट अंदर आ रहा है तो इसको प्लस में लिखेंगे तो y, ये करंट बाहर निकल रहा है तो माइनस का 0.25, और ये करंट भी बाहर निकल रहा है तो माइनस का I और इक्वल टू कितना 0। y का वैल्यू कैलकुलेट किया था अपन ने 0.5, ये है आपका -0.25, ये है -i और इक्वल टू कितना 0। कैलकुलेट करने पर मिला अपन को 0.25 माइनस i का i और इक्वल टू 0। यहाँ से i का वैल्यू आया आपका 0.25 एम्पियर। तो यहाँ से अपन ने चेक किया कि किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार अपन किसी भी सर्किट में अननोन करंट को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में